बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे सारे नहीं हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले जो सबसे पहले नंबर वाला MCQs है वो है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ए ऑप्शन। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं इसलिए। और डी दे वांट टू डिस्पर्स, वो डिस्पर्स होना चाहते हैं इसलिए। तो चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। नोबल गैसेस से उनका मुकाबला होता है, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। An atom having 6 electron in its valence shell will achieve the noble gas electronic configuration by। अब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जो है स्टेबिलिटी अटेन करेगा। गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। तो चैप्टर के स्टार्ट में आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसके पास 6 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी अटेन करेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम, विच एटम विल द विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका गिवन एटॉमिक नंबर है। तो आपको जैसे मैंने बताया है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आपको पता है कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे के अंदर 8, तीसरे में 18, 2 8 18 इस तरह होते हैं। तो 6 जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के अंदर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले में 2 और दूसरे में आएंगे 6। फिर जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले में आएंगे 2 और दूसरे में आएंगे 8। और जब 12 होंगे तो पहले में आएंगे 2 और दूसरे में 8 आएंगे और थर्ड वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन वो होगी जिसमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिसमें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्टेट रूल इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम रिजल्ट इन, अब जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या मेटालिक बॉन्ड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आयनिक बॉन्ड वहाँ पर बनता है। ठीक है। क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इसमें भी शेयरिंग होती है लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एटम देता है अपना। और आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। When an electronegative element combine with an electropositive element, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करता है तो कौन सा बॉन्ड होगा। कोवलेंट, आयनिक, पोलर या कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो आयनिक बॉन्ड होगा इसका आंसर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर तब आएंगे जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। और ड्यूरिंग ट्रांसफ़र एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जो लूज़ करेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद है कहाँ गया। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। जब 2 नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो क्या होगा। कोवलेंट होगा, आयनिक होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट होगा या मेटालिक होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोवलेंट होगा। अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़। अब जब मैंने आपको ये चैप्टर में लेक्चर दिया था कोवलेंट बॉन्ड का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड पेयर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं।
एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यही इसका आंसर है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 या 4। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है MCQs नंबर 9, 10 और 11 जो हैं ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर ये शामिल हैं, तो इस वजह से हमें ये भी करने पड़ेंगे। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसकी रीज़न में नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि आइस इज़ डेंसर दैन वाटर, आइस इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर इज़ डेंसर दैन आइस एंड वाटर मालिक्यूल्स मूव रैंडमली। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है कि वाटर जो है वो ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू आइस। फिर उसके बाद है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डस C2H2 मालिक्यूल हैव। कोवलेंट C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 होगा तो 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 कोवलेंट बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 2 ज़ार 6, तो इसके अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। विच पेयर ऑफ मालिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से किसके पास सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगा। O2 और HCl। O2 के अंदर होता है नॉन पोलर और HCl के अंदर होता है पोलर बॉन्ड। O2 और N2 इन दोनों के अंदर जो है O2 के अंदर भी पोलर बॉन्ड है, N2 के अंदर भी पोलर बॉन्ड है, लेकिन O2 के पास है डबल बॉन्ड और N2 के पास है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है O2 और C2H4। तो O2 के अंदर है पोलर और C2H4 के अंदर है नॉन पोलर। नहीं, इसके अंदर भी C2H4 के अंदर भी डबल बॉन्ड है और O2 के अंदर भी डबल बॉन्ड है। फिर डी ऑप्शन के अंदर है O2 एंड C2H2। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोनों के अंदर डबल बॉन्ड है और दोनों के अंदर ही पोलर बॉन्ड है। इसके अंदर 2 सेम एटम्स यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के अंदर बॉन्ड बन रहा है और 2 कार्बन एटम्स के अंदर बॉन्ड बन रहा है, तो ये पोलर भी होगा और ये डबल भी होगा दोनों के अंदर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसे छोड़ दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। BF316 का बी आंसर है। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। किसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देख लें कि O2Cl2 दोनों के अंदर नॉन पोलर है, H2O N2, H2O के अंदर नॉन पोलर है, N2 के अंदर पोलर है। फिर H2 क्या है ये H2O एंड H2, इसके अंदर भी सेम बात है कि दोनों के अंदर एक के अंदर पोलर है एक के अंदर नॉन पोलर। H2O और HCl, तो H2O के अंदर भी पोलर होगा, HCl के अंदर भी पोलर होगा, तो 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम। इनमें से कौन सी वीकेस्ट होती हैं। तो फिर हम लोगों ने जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की थी तो मैंने आपसे कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिवली जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। फिर उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। टू अटेन स्टेबिलिटी, इसलिए रिएक्ट करते हैं। वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर। क्योंकि एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो आइंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान में आती है। ये आयनिक बॉन्ड के स्टार्ट से जो रीजनिंग दी हुई है वो लिखनी है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, जस्टिफाई। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस विच होल्ड दैम इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन और सॉलिड फॉर्म। क्योंकि इनके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये सॉलिड होते हैं।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म के अंदर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर वो होता है जो बाउंडेड नहीं होता, और बॉन्ड पेयर वो होता है जो बाउंड होता है, दो एटम्स के दरमियान में होता है, वो बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, ये अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सेंटेंस बता दूंगी प्रॉपर कि आपने किस तरह लिखना है। वैसे बॉन्ड पेयर जो सा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय टू एटम्स। बॉन्ड पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन लोन पेयर जो सा होता है वो एक ही एटम के ऊपर होता है। ठीक है, इसी तरह फिर जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियाई शेयर कर रहे होते हैं, और लोन पेयर जो है वो एक न्यूक्लियाई ही शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद है कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे है डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिए टू नेसेसरी कंडीशंस बतानी है आपने। एक तो ये है कि एलिमेंट जो सा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसने शेयर करना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, स्पेशली वन से कम होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट शुड शेयर इलेक्ट्रॉन, और एलिमेंट के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो म्यूचुअल शेयरिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद है एच सी एल। वाई एच सी एल हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने सारी की सारी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो एच सी एल वाली एग्जांपल दी हुई है उसमें सारी लिख देनी है। व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पढ़ा हुआ है हमने, आपने इसके अंदर वो सारा लिख देना है विद द एग्जांपल, नाइट्रोजन की एग्जांपल के साथ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका भी आंसर आप लिख लेंगे। वाई आ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, क्योंकि सेम ये भी हम लोगों ने रीज़न पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ी हुई है कि जब डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। एक ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और एक वीकली अट्रैक्ट करता है, तो एक के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। पोल्स की क्रिएशन की वजह से हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये पोलर वाला आप लोगों ने सारा इसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ दें। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि आइस जो है वो लेस डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा है हमने पीछे से, वहीं से आपने लिख देना है। गिव करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड, नहीं है आपके सिलेबस का हिस्सा। वट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ डू द कोवलेंट कंपाउंड हैव, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और बस उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 3 है और उसके बाद 7 है। ठीक है, 1 2 3 के अंदर है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके अंदर आपने पोलर और नॉन पोलर वाला लिखना है। और उसके लास्ट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया हुआ है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक होगा कौन सा कोवलेंट होगा, वो सारी इसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन दी है। What type of covalent bond are formed between hydrogen, oxygen and nitrogen? Explain their bonding with dot and cross model. आपने डॉट और क्रॉस मॉडल से सारे का सारा कोवलेंट बॉन्ड ही लिखना है। हाइड्रोजन के अंदर होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के अंदर डबल और नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों का आपने एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल्स एंड डायग्राम। उसके बाद है व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है इंक्लूडेड आपके पास, वो है जी, आपने इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड सारे का सारा लिखना है। बाकी इसके अलावा 8 वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हमने टॉपिक पढ़ा है तो इसलिए ये भी आ सकता है, तो इसमें आपने सारे का सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना है। फिर व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कंपेयर दिस फोर्सेस विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेस विद रेफरेंस टू द HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल की एग्जांपल स्टार्टिंग में दी हुई है, वो आपने बतानी है कि H और Cl के दरमियान में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है और HCl दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, स्टार्ट के अंदर है सारा बताया हुआ है। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, वाई डू एटम्स ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश में रहते हैं या लूज़ करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश में रहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके।
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की अगर नहीं समझ आई होगी तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।